फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी फिज़िक्स की सीरीज चल रही थी, तो उसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन टॉपिक मैंने शुरू कराया था। तो आज की वीडियो में हम फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको इसमें कराऊंगी जो पोर्शन बच गया था हमारा फर्स्ट लॉ का, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके एग्जांपल्स और न्यूटन की सेकंड लॉ और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखते हो पर आप लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, तो आज मैं आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है वो बता रही हूँ। देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब भी कोई भी एक हॉर्स होता है, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है, और वो अचानक से रुक जाता है, तो क्या होता है कि जो राइडर होता है, उस पर जो राइडर बैठा है और वो बिल्कुल प्रॉपरली नहीं बैठा है, मतलब बिल्कुल मजबूती से उसको अच्छे से पकड़ के नहीं बैठा है, तो वो राइडर क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट है, ठीक है, वो एक लॉन्ग जंप लगाता है, ठीक है, तो लॉन्ग जंप लगाने से पहले वो क्या होता है कि पहले एक सर्टेन डिस्टेंस तक दौड़ता है, उसके बाद फिर वो लॉन्ग जंप लगाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई भी एक बॉल है, ठीक है, अब उसको मतलब जैसे कोई भी एक बॉल है, ठीक है, तो चलती ट्रेन में हम क्या कर रहे हैं, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वापस फेंकने वाले के हाथ में आ जाती है। मतलब चलती हुई ट्रेन में अगर ऊपर की ओर मतलब गेंद फेंक दी जाती है, तो वापस फिर वो गेंद है जो इंसान फेंक रहा है उसके हाथ में आ जाती है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन का ही केस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल चल रहे हैं भाई, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट जैसे कोई भी एक स्टोन है, हमने एक रस्सी से ना एक पत्थर को बांध दिया और हम क्या कर रहे हैं, अब उस रस्सी को मतलब घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम रस्सी को गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो पत्थर भी उसके साथ घूमता है। लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो स्टोन होगा भाई, जैसे मान लो ये रस्सी है, ठीक है, और इस पर स्टोन बांध दिया, अब हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे मतलब घूमता जा रहा है सर्कुलर पाथ में, और अचानक से ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, ये जो स्टोन होगा वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पर मूव करेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से गिरेगा टेंजेंटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे हम व्हीकल की बात करते हैं, कोई भी एक व्हीकल है वो मूव कर रहा है, अब उस पर कीचड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस व्हीकल जो जो उसके व्हीकल के व्हील है, पहिए है, उस पर जो मड होगा ना, वो अचानक से क्या होगा, टेंजेंटली क्या होगा, वो मतलब दूर जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जैसे भाई हम कोई भी एक नाइफ है हमारे पास, ठीक है, तो उस नाइफ को मतलब हम क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं, ठीक है, तो घिसने वाले, अब जिस पत्थर से हम उस नाइफ को घिस रहे हैं, किस लिए घिस रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जो एज है, उसकी जो नोक है, वो हमें कैसी बनानी है, तेज धार वाली बनानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको किसी पत्थर पर क्या कर रहे हैं, घिस रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम घिसते हैं तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है, ठीक है, तो जो चिंगारी निकलती है तो वो जो पत्थर है उसकी किनारे तक वो टेंजेंटली रूप से फिर उड़ती है, मतलब इस तरह से यूं उड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी एक डॉग है और वो खरगोश का पीछा कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी एक डॉग है और वो खरगोश का पीछा करता है, तो वो जो खरगोश होता है ना, आपने देखा होगा कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल। उसके बाद फिर आती है हमारी न्यूटन की सेकेंड लॉ। न्यूटन की सेकेंड लॉ क्या कहती है, देखो, न्यूटन की सेकंड लॉ क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब हम उस पर क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, जिसके जिसके ऊपर हम वो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, न्यूटन की सेकेंड लॉ, ठीक है। तो क्या बोला कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इनटू
वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे लीनियर मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। और मैंने मान लिया कि वो ऑब्जेक्ट m मास का है, ठीक है, तो अगर वैसे उसकी वेलोसिटी होगी तो उसमें क्या होगा, वो लीनियर मोमेंटम पोजेस करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये लीनियर मोमेंटम का जो टाइम के साथ जो चेंज होता है ना, वो उस एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है जिस ऑब्जेक्ट पर हम वो लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखा क्या कि P इक्वल टू क्या है, mv, ठीक है। अब हमने बोला कि v है वो फाइनल वेलोसिटी है और u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, इसको हमने लिख लिया f इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में आता है कांस्टेंट k। अब इस k की वैल्यू सभी सिस्टम के लिए क्या होती है, 1, ठीक। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या है dp, तो dp का मतलब क्या है कि हमारे पास में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और नीचे क्या है, टाइम के साथ चेंज। तो यहाँ से p2 क्या है, ये हमारे पास में फाइनल मोमेंटम है, तो इसका क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस p1 हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम, तो ये क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। अब m क्या है, ये तो सेम है, तो m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन में t। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो फर्स्ट लॉ होती है लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी, यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, a। तो इसका मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आई, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी f इक्वल टू क्या होगा, m में, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से निकल कर आता है, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है ये फोर्स और मोशन के बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है, ठीक है। और साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है भाई, एक तो हमें फोर्स के एक्सप्रेशन के बारे में बताती है, एक इसने क्या बताया हमें, मोमेंटम की डेफिनेशन के बारे में, और तीसरा इसने हमें क्या बताया, इम्पल्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें निकालनी है यूनिट, फोर्स की यूनिट, तो हमने देखा कि F क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम यूनिट निकालेंगे तो देखो मास, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, मतलब विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एम डी अपॉन डी टी, और v की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये क्या निकल कर आएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये निकल कर आया। तो एक्सप्रेशन में फाइनल हमारे पास में क्या निकल कर आया, f इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम सब की यूनिट पुट करेंगे, देखो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, क्योंकि हम हमेशा एसआई की बात करते हैं, यानी एम के एस की। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, एम के एस में क्या होता है कि जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम में होती है। अब एक्स डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इसमें मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या है, अब स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारे पास में, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये शायद मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिया है। और सीजीएस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, और सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आता है तो 1 न्यूटन, यानी सीजीएस में फोर्स की यूनिट डाइन होती है और एमकेएस में न्यूटन होती है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन आता है। अब यहाँ पर नोट करके आपको एक चीज़ देखनी है कि मान लो मैंने बोला कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बोला कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, वो उसमें चेंज आता है। अब मैंने कहा कि मैं बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा रही, ठीक है, बॉडी रेस्ट में मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही। तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही यहाँ से, तो इसका मतलब ये बॉडी मूव भी नहीं करेगी, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो क्या एक्सीलरेशन में चेंज आएगा, नहीं भाई, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। भाई फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो जो अब हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, तो इसका मतलब हमारे पास में एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि F इक्वल टू क्या है, m में, ठीक है, F इक्वल टू क्या है, m में। तो अगर फोर्स 0 है तो यहाँ से 0 हो गया, तो m में किसके बराबर होगा, 0। अब मास तो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 नहीं हो सकता,
है ना भाई। हमने क्या बोला कि छोटे से छोटे पार्टिकल का भी मास होता है, तो मास तो कभी जीरो नहीं होगा, तो दैट मीन्स कौन जीरो के बराबर होगा, एक्सीलरेशन जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा हम इस एक्सप्रेशन से और क्या से देख सकते हैं, F इक्वल टू एम में से हम ये देख सकते हैं कि A इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन एम। यानी जो एक्सीलरेशन है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, तो इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कोई भी हैवी व्हीकल होगा जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे है न्यूमेरिकल, न्यूटन की सेकेंड लॉ के ऊपर बेस है। देखो मैंने बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास है 50 किलोग्राम है। अब ये कह रहा है इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, कब है, 5 सेकेंड में। ठीक है, और ये शुरू हो रही है जीरो वेलोसिटी से, तो इसका मतलब भाई जीरो वेलोसिटी से शुरू हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें जो फोर्स रिक्वायर होगा वो निकालना है, ठीक है, जो कार के इंजन पर अप्लाई किया जाता है। तो भाई वो जीरो से शुरू हो रही है, ठीक है, और 5 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली जाती है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हमने रिलेशन में क्या पढ़ा है, हमने रिलेशन में पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सीलरेशन तो नहीं दिया, हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो हम इसको इसके टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से मास हमारा कितना दिया है, 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 0, टाइम कितना दिया है 5। तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास कितना फोर्स आएगा, 100 न्यूटन का फोर्स। यानी जो कार का इंजन है उसके द्वारा जो फोर्स रिक्वायर होगा वो कितना होगा, 100 न्यूटन का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान याद रखना है। देखो ये कह रहा है कि दो फोर्स है, 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, एक पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसी ऑब्जेक्ट पर ये 5 न्यूटन का लग रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि टोटल फोर्स क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो भाई यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 न्यूटन। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, और इसका क्या होता है, रूट। ठीक है, इसका क्या होता है, रूट। अब यहाँ से हमने देखा कि दोनों जो फोर्स हैं वो दोनों फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका मतलब हमारे पास में ये क्या निकल कर आएगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2, क्योंकि कोस 0 तो हमारे पास क्या हो गया, 1। अब हमें पढ़ा है ये आइडेंटिटी होती है F1 प्लस में F2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल, तो यानी हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, F इक्वल टू क्या आएगा, F1 प्लस में F2। ठीक है, अब F1 कितना दिया है, 10 दिया है, F2 कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, तो टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा, टोटल 15 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक वीडियो आएगी जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे का कमेंट आया है न्यूमेरिकल के लिए। तो आई होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।